लेते हैं यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी बी। ठीक है, तो हमें डायमेंशन ऑफ बी निकालने हैं। डायमेंशन ऑफ बी हो जाएंगे डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ पी के बराबर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ एफ पता है हमें, यम एल टी माइनस टू अपॉन पी के है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी था तो हमारा था मास मतलब यम और वेलोसिटी एल टी माइनस वन। ये हो गए डायमेंशन ऑफ किसके, मोमेंटम के। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके क्या निकलेगा, एम एम गेट कैंसिल, एल गेट कैंसिल, टी माइनस वन ऊपर जाएगा तो बचेगा सिर्फ टी माइनस वन। तो ये दैट इज द डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ बी कितनी निकल गया है आपके, टी रेस्ट टू पावर माइनस वन, और डायमेंशन ऑफ ए कितने निकल गया है आपके, यम। ठीक है, तो ये हो गया आपके रिलेटेड। क्लियर है? हाँ, अब हमें आगे देखना है सेकंड टाइप या फिर सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड एप्लीकेशन में देखते हैं क्या होता है। तो दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, टू ऑब्टेन द फिजिकल इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। उसके ड्रॉबैक्स भी मैंने बताए थे, कुछ बताए थे डायमेंशनल एनालिसिस के ड्रॉबैक। देखो, दूसरा एप्लीकेशन है सेकंड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन द फिजिकल इक्वेशन using dimensional एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हमें क्या करना है, फिजिकल इक्वेशन देखने हैं। पिक्चर दिख रहा है क्लियर? चलो, तो आगे देखते हैं। अरे यार, वही नेट का प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हो, उसके लिए तो कोई इलाज नहीं है। हमें क्या करना है, एप्लीकेशन देखना है, सेकंड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन द फिजिकल इक्वेशन ऑफ, टू ऑब्टेन द फिजिकल इक्वेशन और डिटरमाइन द फिजिकल इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके क्या करना है, एक फिजिकल इक्वेशन देखना है या फिर हमें ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। देखो, कैसे करना है, यहाँ पे एग्जांपल ही लेते हैं डायरेक्टली। एग्जांपल ये इसमें, सपोज सेंट्रीपिटल फोर्स सबको पता है, तो मैं अब थोड़ा सा इसके बारे में बोल देता हूँ। इफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंड अपॉन मास, velocity and radius of path, इसके ऊपर डिपेंड है, तो देन ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इक्वेशन हमें ऑब्टेन करना है। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। इन्होंने क्या बोला है कि डिपेंड अपॉन बोला है इसके ऊपर, तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो और उसके पावर चढ़ा दो। हमें पता नहीं किसका किसका क्या होता है, तो सिंपल वे में बता रहा हूँ। फोर्स की सिंबल हो गई एफ, इसको प्रोपोर्शनल कर दिया, किसके ऊपर डिपेंड है, पहला मास, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे मास। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी, तो यहाँ पे लिख लेंगे वेलोसिटी। तीसरा किसके ऊपर डिपेंड है, रेडियस के ऊपर, यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस। अब तीनों के पावर चढ़ा देने, मैं इसका पावर कर देता हूँ ये, इसका कर देता हूँ बी और इसका कर देता हूँ सी। अभी हमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। एक बार एबीसी की वैल्यू निकल गई तो समझ लीजिए कि आपने डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके एक फिजिकल इक्वेशन आपने ऑब्टेन कर दिया है। देख लेते हैं क्या होता है। देखो, तो मैं एक फोर्स की जगह एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रख देता हूँ। यहाँ पे एम रेस टू पावर ए हो जाएगा, वी रेस टू द पावर बी हो जाएगा और आर रेस टू द पावर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है,
आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होंगे और उनके पावर जितने भी है ये भी पावर यहाँ पे मैच हो जाएंगे। तो अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, मैं रब कर देता हूँ ऊपर का एग्जाम्पल, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे कंटिन्यू। तो पहले तो डायमेंशन ऑफ एफ लिख लेते हैं। एफ के डायमेंशन क्या हो गए, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब मास के क्या होंगे, मास रेस टू पावर ए है तो यम, तो पावर ए है तो इसका भी पावर ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारा, वी, वी रेस टू पावर बी, वी के डायमेंशन क्या होते हैं एल टी माइनस वन, तो इसका रेस टू पावर बी है तो एल टी माइनस बी हो जाएगा। और आर का होता है, आर मतलब रेडियस है, रेडियस मतलब डिस्टेंस ही होगा, तो आर रेस टू पावर सी का होगा एल रेस टू द पावर सी, ठीक है। ये मिल गए। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो इक्वेशन 1 के हिसाब से ले लेते हैं। 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यम एल टी माइनस टू के बराबर कांस्टेंट के ले लेते हैं यहाँ पे। क्या बचा है, यम रेस्ट टू पावर ए, तो यम रेस्ट टू पावर ए की डायमेंशन हो गए यम ए, वी रेस्ट टू पावर बी के हो गए एल टी माइनस वन रेस्ट टू द पावर बी, और आर रेस्ट टू पावर सी के होंगे एल रेस्ट टू द पावर सी। ये कर दिया हमने। अब इक्वेट करेंगे तीनों डायमेंशन, देखो यहाँ हो गया के, यहाँ यम रेस्ट टू पावर ए, यम रेस्ट टू पावर ए, तो यम रेस्ट टू पावर ए एज इट इज रहेगा, यहाँ पे यल है और यहाँ पे यल है, तो यह यल रेस्ट टू पावर बी है और यल रेस्ट टू पावर सी है, तो यल रेस्ट टू पावर बी प्लस सी बन जाएगा ये। और यहाँ पे टी रेस्ट टू पावर माइनस वन है, टी और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे बनेगा टी रेस्ट टू पावर माइनस बी बन जाएगा, क्योंकि माइनस वन है तो वन इंटू बी बी बन जाएगा। आपको पता है ये रेस्ट टू पावर यम रेस्ट टू पावर एन कैसे लिखा जाता है। ये हो गया, तो ये हो गया आपके एम एल टी माइनस टू के बराबर। अब यहाँ पे क्या होता है कि इफ द डायमेंशन ऑफ बोथ क्वांटिटीज आर सेम देन देयर पावर इज ऑल्सो सेम, ये ध्यान में रखना। when the two dimensions are same then their power is also same, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं क्या होगा आगे की स्टेप, देखो आगे की स्टेप। तो ये हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ पहले वही स्टेप ओरिजिनल वाली, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू के एम रेस टू पावर ए एल रेस टू पावर बी प्लस सी एंड टी रेस टू पावर माइनस बी, हो गया। अब इनके पावर भी सेम हो गए। अब देखो इस साइड में स्पीकर बंद हो रहा है, किसका एक चालू है, तो ये होगा यम, ये यम है, इसका पावर ये है और इस साइड का पावर वन है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन। ध्यान में रखना है इफ टू डायमेंशंस आर सेम देन देयर पावर कोएफिशिएंट पावर इज आल्सो सेम। तो जैसे यम इधर है तो यम उधर है, तो यम का पावर इधर का जो रहेगा वही दूसरे साइड का रहेगा। अब यहाँ पे यल है, तो यहाँ पे यल है, यल का पावर कितना है बी प्लस सी, और यहाँ पे यल का पावर वन है, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन के बराबर आएगी। अब टी ले लेते हैं, यहाँ पे टी का पावर माइनस बी है और यहाँ पे टी का पावर माइनस टू है, तो टी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू। अब देखो हमें ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, टू मिलेगी, ठीक है। अब बचा है बी प्लस सी, तो किसी भी एक की वैल्यू डाल दो, बी की वैल्यू टू मिली है, तो टू प्लस सी इज इक्वल टू वन हो गया, तो सी इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस वन। तो ये हो गई सी की वैल्यू, मतलब हमें ए बी सी तीनों वैल्यू मिल गई। अब अगर तीनों वैल्यू मिल गई तो हम इसमें पुट कर देते हैं जो हमारा पहला इक्वेशन था ये वाला। तो एफ इज इक्वल टू क्या था हमारा, के एम रेस टू द पावर ए वी रेस टू द पावर बी एंड आर रेस टू द पावर सी। अगर इसको करना है तो कैसे करेंगे, के एम रेस टू पावर ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने, वन, ए इज इक्वल टू वन निकाला, तो यहाँ पे वन पुट कर देंगे तो वन वैसे ही रहेगा। फिर वी रेस टू पावर बी है, बी की वैल्यू टू निकली है तो टू हो गया यहाँ पे, और बी सी की वैल्यू माइनस वन लिख ली, तो आर रेस टू पावर सी है तो रेस टू पावर माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा के एम वी स्क्वायर, आर रेस टू पावर माइनस वन नीचे जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा ये, तो के की वैल्यू हम यहाँ पे वन लिख लेते हैं, के इज कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर एंड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इक्वेशन है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो आपको इससे पता लग गया कि हम डायमेंशनली कैसे उस पर्टिकुलर थिंग को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सी इज इक्वल टू माइनस वन निकल आया है, बी इज इक्वल टू टू निकल आया है, ए इज इक्वल टू वन निकल आया है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने इक्वेशन में, तो फाइनली जो इक्वेशन मिला ये सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे टू कहाँ से आया, एम की वैल्यू कितनी है, वन है ना,
तो mv²/r, तो फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना आप, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। जरूरत ये है, देखो इसके ड्रॉबैक क्या है मैं बता देता हूँ। पहला ड्रॉबैक है कि हम इसमें कांस्टेंट नहीं निकाल, जैसे देखिए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी में होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी में होता है हाफ mv², तो हाफ हम नहीं निकाल सकते, लेकिन mv² ये बराबर आ सकता है। बात समझ में आ रही है? ये ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक किसका है? डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशनल एनालिसिस के दो ड्रॉबैक है। फर्स्ट ड्रॉबैक, we cannot find the constant using dimensional analysis, and second drawback है हमारा, we cannot obtain the equation if more than 3 variables are there in the equation। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे तीन ही वेरिएबल थे, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अगर इससे ज्यादा वेरिएबल्स आते हैं तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए। दीज आर द टू मेजर ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बात समझ में आई? ओके, डायमेंशन एनालिसिस के दो ड्रॉबैक है, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक इज वी कैन नॉट डिटरमाइन द कांस्टेंट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, एंड सेकंड है वी कैन नॉट ऑब्टेन द इक्वेशन इफ मोर देन 3 वेरिएबल्स आर देयर इन द इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा और देख लेते हैं एक एग्जांपल इसी एप्लीकेशन पे। मैं लिख लेता हूँ, इफ द टाइम पीरियड ऑफ, ये आपके शायद बुक में भी होगा, इफ, थोड़ा लैंग्वेज अलग हो सकता है बट सेम टाइप का एग्जांपल है। इफ द time period of simple pendulum is depend upon mass, length and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, then find or then obtain the equation for time period of simple pendulum, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है। क्या निकालना है आपको? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन निकालना है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। और किसके किसके ऊपर डिपेंड है? दीज आर डिपेंड अपॉन द मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ध्यान में रखना है, अगर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है तो अपने आप इलिमिनेट हो जाता है वो। जरूर नहीं कि वो आना ही चाहिए इक्वेशन में, मतलब मास दिया है तो मास आना ही चाहिए इक्वेशन में, ऐसा जरूर नहीं है। वो क्या करता है, अगर उस इक्वेशन में कोई वेरिएबल नहीं होता है फिजिकल इक्वेशन में, तो अपने आप डिलीट हो जाता है कैलकुलेशन के टाइम पे, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहली स्टेप क्या होगी, टाइम पीरियड निकालना है। तो टी के बराबर क्या आएगा? मास, मास मतलब यम रेस्ट टू द पावर ए कर देते। लेंथ, लेंथ मतलब यल पकड़ लेते, स्मॉल एल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। रेस्ट टू पावर कितना है? बी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, पावर लिख लेते हैं उसका सी। तीनों वेरिएबल लिख लिए, मास, लेंथ एंड जी। तो मास का पावर ए लिख लिया, लेंथ का पावर बी लिख लिया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर सी लिख लिया। और यहाँ पे टाइम है। अब हमें पता है कैसे करना है, डायमेंशन ऑफ टी कितना है? टी है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एम रेस्ट टू पावर ए कितना हो जाएगा? एम ए, ठीक है। यहाँ पे एल रेस्ट टू पावर बी हो जाएगा, एल रेस्ट टू पावर बी। इजी है थोड़ा ये। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रेस्ट टू पावर सी है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता है कितना होता है? कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जो एक्सेलरेशन का होगा वही एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या है? बोलो फटाफट रिस्पॉन्स दो। हम्म,
हाँ, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और टाइम का और सेकंड, तो मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब LT-2 हो जाएगा, बराबर है डायमेंशन। हाँ, तो हम इसको वैल्यू डाल देते हैं, तो टी हो जाएगा एक साइड में, ये हो गया टी, दूसरे साइड में आएगा यम रेस्ट टू पावर, ये मतलब कितना हुआ यम ए, दूसरा यल रेस्ट टू पावर बी, और तीसरा है हमारा LT-2 रेस्ट टू द पावर सी। अब इसको कर लेते कैलकुलेट, एक साइड वाला यम रेस्ट टू पावर यम कहीं और नहीं है, तो यम रेस्ट टू पावर ए रहेगा, यहाँ पे यल है, यहाँ पे यल है, यहाँ पे यल रेस्ट टू पावर बी है, और यहाँ पे यल रेस्ट टू पावर सी है, तो क्या हो जाएगा यल रेस्ट टू पावर बी प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे टी एक ही है, तो टी रेस्ट टू द पावर -2c हो जाएगा, क्योंकि टी रेस्ट टू पावर 2 था, टी रेस्ट टू पावर -2 रेस्ट टू पावर सी, तो टी रेस्ट टू पावर -2 इंटू सी हो जाएगा। ए रेस्ट टू पावर यम इंटू एन कैसे लिखते हैं, ए रेस्ट टू पावर यम इंटू एन, तो इस तरह से हमने किया हुआ है, ये टी हो गया। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था, इस साइड में जो भी डायमेंशन रहेंगे, ठीक है, इस साइड में जो भी डायमेंशन रहेंगे इसके बराबर होंगे, और इसका पावर, अब यहाँ पे यम है और इस साइड में यम है ही नहीं, बराबर है, यहाँ पे यम नहीं है, तो यहाँ पे यम नहीं है, तो इस इधर का यम का पावर कितना होगा 0, और यहाँ पे यम का पावर कितना है ये, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे यल रेस्ट टू पावर बी प्लस सी, और यहाँ पे यल है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे यल का पावर 0 होगा, लेकिन इस साइड में यल का पावर कितना है बी प्लस सी, तो हम लिख सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब जाते हैं हम टी के ऊपर, तो इस साइड में टी है और इस साइड में -2c है, तो हम लिख सकते हैं -2c इज इक्वल टू, पावर कहाँ है यहाँ पे 1 है, तो इसका पावर और इसका पावर इक्वेट हो गया। अब यहाँ से c की वैल्यू निकल आती है हमारी -12, ये होगी c की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये तो 0 मिल गया, b प्लस सी है तो b की वैल्यू निकालनी है, तो c इज इक्वल टू मिलेगी -b, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू निकलेगी हाफ, ये हो गई b की हाफ। तो हमें वैल्यू मिल गई a और b और c की, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है हाफ और c की वैल्यू है -हाफ। अब ये पुट कर देते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, कहाँ पे पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब अपने आप आपका इक्वेशन निकल आएगा क्या है क्या नहीं है। मुझे बताओ फाइनल कितना आएगा, आप कागज पे करके देखो। एम रेस्ट टू पावर ये है, एल रेस्ट टू पावर बी और जी रेस्ट टू पावर सी है, तो आप ए बी सी वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू 0 मिली है, बी की वैल्यू हाफ मिली है और सी की वैल्यू -हाफ मिली, तो इसके हिसाब से आप उस वैल्यू को डाल दो और मुझे फाइनल इक्वेशन बताओ क्या बनता है। पेपर पे पट से 1 मिनट में आ जाएगा वो। आया, आया, हाँ बोलो, टी कितना आया बताओ। ये नहीं, एल रेस्ट टू पावर 0 कैसे, बी की वैल्यू तो हाफ आई ना। अरे सी का है, पहले इक्वेशन में डालना है ना ये वाला। हाँ, तो पहले इक्वेशन में डालना पड़ता है, एल रेस्ट टू पावर बी की वैल्यू हाफ, हाँ जी रेस्ट टू पावर -हाफ, तो यम रेस्ट टू पावर 0, तो एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 1 होता है, तो इसको एलिमिनेट हो गया अपने आप, तो बचा क्या है एल रेस्ट टू पावर हाफ, और जी रेस्ट टू पावर -हाफ है, नीचे जाएगा तो हो जाएगा +हाफ। अब हाफ कैसे लिखते हैं हम, अंडर रूट में लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ एल बाय जी लिख सकते हैं ऐसा। पावर हम रूट में लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ। ये सर नो, अरे पावर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, पावर अगर हाफ है तो हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट मतलब पावर हाफ ही होता है, बराबर है कि नहीं है, फटाफट रिस्पॉन्स दो यार। हाँ,
तो ये हो गया आपका इक्वेशन किसके लिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना है, अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। आप आगे पढ़ोगे तो अपने आप आपको इक्वेशन मिलेगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, तो आपको दिखेगा यही इक्वेशन है। बट ओनली यहाँ पे एक जो फर्क है वो किसका है, कांस्टेंट का है। हमने कांस्टेंट लगाया नहीं क्या स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे के पकड़ लेते हैं, यहाँ पे के पकड़ लेते हैं, यहाँ पे के यानी कांस्टेंट जो पहले से हमने सॉल्व किया हुआ है। देखो तो यहाँ पे कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। यहाँ पे कांस्टेंट की, क्योंकि ये कांस्टेंट हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल नहीं सकते, इसीलिए हमें ये लिखना पड़ता है डायरेक्टली। मुझे पता है कि ये इक्वेशन सिंपल पेंडुलम का है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पाई डाल दिया। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक, कांस्टेंट हम निकाल नहीं सकते, और दूसरा ड्रॉबैक था कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से ऐसा इक्वेशन नहीं निकाल सकते जो 4 वेरिएबल पे डिपेंड है, मतलब मोर देन 3 वेरिएबल पे डिपेंड है। बात समझ में आई? तो इसीलिए हमने कांस्टेंट लिख दिया 2 पाई। सो दिस इज नथिंग बट द फाइनल इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एनी डाउट? नहीं, वो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी ये इक्वेशन है, और ये मुझे पता है, इसलिए मैंने कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई डाल दी। वही तो ड्रॉबैक है ना डायमेंशनल एनालिसिस का, हम कांस्टेंट निकाल नहीं सकते, बट यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो 2 पाई ही होता है टाइम पीरियड में। क्लियर है? ओके, तो अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे ऐसा कोई भी इक्वेशन बताओ, हम पोटेंशियल एनर्जी का ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पता है सबको? नहीं तो आप कोई भी एक इक्वेशन बता दो कि जिसका हम ले ले तो अपने आप आ जाएगा। किसका ऑब्टेन करना है, कौन से टर्म का ऑब्टेन करना है? तो बोलो फटाफट, किस फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्टेन करना है आपको? टॉर्क? किसको? टॉर्क? हाँ, टॉर्क ले लेते हैं, चलो। देखो, टॉर्क किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है? टॉर्क इज डिपेंड अपॉन, तो टॉर्क, हाँ तो, हाँ, टॉर्क इज डिपेंड अपॉन फोर्स, मैं लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा मास एंड perpendicular distance from the axis of rotation, from the axis of rotation. Then find equation for torque. तो पहले टॉर्क का डायमेंशन पता होना चाहिए, आपके बुक के अंदर दिया होगा टॉर्क का डायमेंशन क्या है, बराबर है? टॉर्क का डायमेंशन है ml/t-2, बराबर है? यस और नो? तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं इक्वेशन हमारा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टॉर्क किस किस के ऊपर डिपेंड है? मास और डिस्टेंस और फोर्स के ऊपर। तो टॉर्क का सिंबल ये है, टॉर्क इज इक्वल टू सम कांस्टेंट फोर्स रेस्ट टू यम, एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ले लेते हैं। तो ये रेस्ट पावर ए, रेस्ट पावर बी, रेस्ट पावर सी ऐसा डाल दिया। अब देखना है टॉर्क का डायमेंशन क्या है। टॉर्क का डायमेंशन है आपका ml/t-2, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन रेस्ट टू पावर ये है, तो यम एल टी माइनस 2, बराबर है? रेस्ट टू पावर ये आएगा ml/t-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब है मास, मास होगा m रेस्ट टू पावर b, तो m रेस्ट टू पावर b हो गया। और यहाँ पे तीसरा हमारा r, r रेस्ट टू पावर c, मतलब l रेस्ट टू पावर c होगा, डिस्टेंस है ये। अब ये पुट कर देते फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? टॉर्क का डायमेंशन है आपका ml/t-2, यहाँ पे के कांस्टेंट, यहाँ पे है हमारा ml/t-2 रेस्ट टू पावर a, दूसरा है हमारा m रेस्ट टू पावर b, और तीसरा है हमारा l रेस्ट टू पावर c। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं, यहाँ पे है हमारा ml/2t-2, ठीक है। अब आगे के एज इट इज
अब इसको इक्वेट कर लेते यम, यहाँ पे यम है और यहाँ पे भी यम है, तो यम रेस टू पावर ए और ये यम रेस टू पावर बी, तो कितना हुआ यम रेस टू द पावर ए प्लस बी। अब यहाँ पे यल है, यहाँ पे यल है, यल रेस टू पावर ए, यल रेस टू पावर सी, यल रेस टू पावर ए प्लस सी हो गया। यहाँ पे टी है, बाकी और जगह पे कहीं टी नहीं है, तो टी रेस टू पावर -2a हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं, यहाँ पे एम रेस टू पावर ए प्लस बी है या एम रेस टू पावर 1 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा एल रेस टू पावर ए प्लस सी है, यहाँ पे एल रेस टू पावर 2 है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, टी रेस टू पावर -2a, यहाँ पे टी रेस टू पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा -2a इज इक्वल टू -2। ये -2 गेट कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी निकली 1, ये मिल गया। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो b की वैल्यू देखो, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 0, b मिल गया 0। अब देखना है c के लिए, ठीक है, अब c के लिए देखना है, तो a की वैल्यू 1 है, तो c इज इक्वल टू 2 माइनस a मिलेगा, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो c मिला हमें 1। तो यहाँ पे क्या क्या मिला है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, देखो क्या आता है फिर पहले इक्वेशन में। तो टॉर्क क्या बन जाएगा आपका, के एफ रेस टू द पावर ए, तो एफ रेस टू द पावर ए की वैल्यू कितनी निकली है 1, एफ रेस टू पावर 1। दूसरा है हमारा यम रेस टू द पावर बी, तो यम की बी की वैल्यू है 0, तो यम रेस टू द पावर क्या आया 0। फिर तीसरा है हमारा आर रेस टू पावर सी है, सी की वैल्यू 1 है, तो आर रेस टू पावर 1, तो यम रेस टू पावर 0 तो अपने आप कैंसिल हो गया। कांस्टेंट की वैल्यू के लिख लेते हैं यहाँ पे आर, तो के इज इक्वल टू हम 1 पकड़ लेते हैं यानी कांस्टेंट, तो टॉ इज इक्वल टू क्या मिलेगा एफ आर। अब बताओ यही है इक्वेशन टॉर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, किसका किसका, हाँ, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, ये तीनों का सेम ही डायमेंशन आता है, बट क्वांटिटीज आर डिफरेंट। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये हो गई। तो दूसरा एप्लीकेशन समझ में आया कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ तक रुक जाते हैं हम, बाकी थर्ड और फोर्थ एप्लीकेशन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। हाँ, क्या करना है, लिखना है। अरे मैं वो व्हाट ये डाल दूंगा ना। हाँ, बोल बोलो। डायमेंशन, नहीं ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशन ही नहीं होगा तो क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या निकालोगे उसका, रिलेटिव डेंसिटी है, क्या निकालोगे उसका। तो पहले स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि ऐसी पूरी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको डायमेंशन भी नहीं होते, तो वो डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई नहीं होगा। देखिए, अगर उसमें वो बात है ही नहीं तो हम वो लगाएंगे कैसे। ठीक है, मैं ये अपलोड कर दूंगा, कल का वीडियो मैंने अपलोड किया था, देखा। बोलो।